हेलो फ्रेंड्स, मर्दानी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि ये ग्रामीण परिवेश की क्लास है और जिसमें हमारा जो दूसरा चैप्टर था वो है कृषि। और कृषि के बारे में जो कुछ डाटा था, जो किस तरह से हमें इस कृषि वाले चैप्टर को पढ़ना है, इसमें मैंने आपको कल बताया हुआ था। तो आज की जो वीडियो है वो कह सकते हैं इसका पार्ट 2 है। तो समझ गए होंगे कि ये क्लास किस तरह होगी। तो देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे पहले पाषाण काल से, फिर पढ़ेंगे हड़प्पा काल हो जाएगा, फिर आ जाएगा वैदिक काल, फिर आ जाएगा क्या आपका महाजनपद। महाजनपद में मौर्य काल हो जाएगा, फिर गुप्त काल हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग मुस्लिम काल, और फिर इसके बाद पढ़ेंगे ब्रिटिश काल, और ब्रिटिश काल के बाद फिर हमारी नॉर्मल इंडियंस। ठीक है ना। तो इस तरह से हमें पूरी हिस्ट्री से लेके पूरा सब कुछ कवर करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कृषि का ऐतिहासिक विकास क्रम। मानव आदिम काल से ही दूर उदर पूर्ति का आजीविका के लिए विविध क्रियाकलाप कर रहा है। तो ये इतना पॉइंट है, ये आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा हम इसको हेडलाइन भी किए हैं तो इससे आपको समझ में भी आए। पाषाण काल। पाषाण काल को आप पहले 3 भागों में बांट लें। इसे बांटेंगे पुरा पाषाण काल, इसे बांटेंगे हम लोग मध्य पाषाण काल, इसे बांटेंगे हम लोग नव पाषाण काल। शॉर्ट में समझा दे रहे हैं जिससे कि आपको बहुत जल्दी समझ में आए। पाषाण काल की जो पुरा पाषाण काल है, इसमें औजारों की खोज हुई थी, या मैं कह सकता हूँ पत्थर के औजारों की खोज हुई थी। इसके बाद दूसरा कौन सा बताया मैंने, मध्य, इसमें हम कह सकते हैं पशुपालन की हुई थी। और तीसरा जो मैंने बताया आपको कौन सा, नव, इसमें किसकी हुई थी, कृषि की। इसमें किसकी हुई थी, कृषि की। तो दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले कृषि का पता हमें किस काल से पता चलता है, तो नवपाषाण काल से। इसके बाद पूछा जाता है कि निम्न में से सबसे पहले कृषि का विकास हुआ या पशुपालन का, तो आंसर क्या होता है, पशुपालन का। पशुपालन का मध्य में हुआ था, जबकि थर्ड में आता है नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल में किसका हुआ है, नवपाषाण काल में हुआ है आपकी कृषि का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत द्वितीय हिमावर्तन ग्लेशियर काल की परतों द्वारा पत्थर के उपकरणों से मिलता है, जिसका काल मतलब 25 लाख ईस्वी के लमसम बताया गया है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्या है कि धातुओं का ज्ञान नहीं था, है ना, उसे पत्थरों का था। किस समय, इस समय। आगे बढ़ते हैं। इसलिए आदिम मानव शिकार द्वारा जानवरों के मांस और ऐसे फल सब्जियों कंदमूलों पर जीवन व्यतीत करते थे जो जंगलों में उपजाते थे। इस प्रकार के जीवन को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भैया, ये पीसीएस लेवल पे पूछा जाता है कि जो पाषाण काल के लोग थे वो उनका जो जीवन यापन था, उसके जीवन यापन को कहा जाता था। तो वहाँ पे जो नाम थे, तो उस चीज़ को याद रखना, उसके जो जीवन यापन को आखेटक कहा गया है। तो आखेटक वर्ड किससे रिलेट करेंगे सर, ऐसे आदि मानव या आदिवासी, या हाँ, आदि मानव ही अच्छा रहेगा, जो जानवरों का मांस और फल सब्जी खाते थे, जो वहीं जंगल में उगा करते थे, तो ये आखेटक होते थे। और उन्हें खाद्यान्न संग्राहक जीवन भी कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, तो इसको आप लोग कर लें। इसके बाद है कि सबसे पहले जो पाषाण काल के हमें साक्ष्य मिले हैं वो सोहन क्षेत्र से संबंधित मिले हैं, है ना। और सोहन क्षेत्र जो पाकिस्तान में वर्तमान में, तो ये हमने लिखवाया भी है क्लास में कि जो सोहन क्षेत्र है और आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य देखो लिखा है, देखो मध्य पुरा पाषाण काल प्रस्तर सल्कों से निर्मित विभिन्न प्रकार के फलक भेदनी, छेदनी और खुरचनी का प्रयोग करते थे। तो ये सिर्फ हिस्ट्री लेवल पे है, लेकिन हमें पढ़ना है कितना, सिर्फ हमें पढ़ना है कृषि लेवल पे। ठीक है, तो समझते भी चलना। खुरचनी पूछा जाता है कि खुरचनी किस काल से मिली है, तो समझ जाना, पूरा पाषाण काल लिखा भी है, जो संपूर्ण भारत में भी पाए जाते थे। इस युग में शिल्प कौशल कहाँ है, नर्मदा नदी किनारे किनारे स्थानों पर, तुंगभद्रा नदी सभी जानते हो कर्नाटका की, जिस पे बहुत परियोजनाएं भी बनी है काफ़ी प्रकार की, और दक्षिणावर्ती स्थानों पर भी पाया जाता है। उत्तरा पुरा पाषाण युग, आर्द्रता कम हो गई, मतलब पहले आर्द्रता ज़्यादा थी, अब आर्द्रता कम हो गई, तो वहाँ की जलवायु कैसी हो गई, गर्म हो जाएगी। जलवायु गर्म होने से हिमयुग की अंतिम अवस्था प्रारंभ हो चुकी थी। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। इस युग में आधुनिक प्रारूप के मानव होमोसेपियंस का आविर्भाव हुआ है। ठीक है, यह आविर्भाव कब हुआ है, इस युग से। ठीक है, तो इस युग का मतलब ये नहीं है इस युग, आपका मध्य, जो पीछे बोले हम मध्य पुरापाषाण काल, सॉरी उत्तर। ठीक है, इस युग के प्रस्तर फलंग और कुल्हाड़ियाँ आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, देखो ये लिख दिया है ना, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, पूर्व बिहार, वर्तमान में झारखंड के पठारी भाग में पाए जाते थे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग स्टार पॉइंट करके लिखेंगे। शिकार करके मछली पकड़कर तथा जंगली कंदमूल का संग्रह उसी में अपना पेट भरते थे। तो ये मध्य पाषाण काल में शिकार करके मछली पकड़कर और जंगली कंदमूल हैं उनको खाकर ही अपना पेट भरते थे। इससे आगे बढ़ते हैं। इस युग में प्रस्तर उपकरण परिष्कार आया, उनका आकार भी छोटा हो गया, जो उनके जो औजार थे उनका आकार भी छोटा हो गया। मध्य पाषाण कालीन जो स्थल हैं ये इंपॉर्टेंट है, देखो मध्य पाषाण कालीन स्थल राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य व पूर्वी भारत, कृष्णा नदी के दक्षिण में बहुतायत पाए गए। क्या मध्य पाषाण कालीन स्थल, तो हमारा उत्तर प्रदेश है, देखो दक्षिणी उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण कालीन जो स्थल हैं उनमें एक है। चलिए, ऐतिहासिक विकास क्रम में कृषि से पूर्व पशुपालन प्रारंभ हुआ था। कृषि से पूर्व पशुपालन, और मैंने कहा ना, जो मैंने डायरेक्ट 3 पॉइंट बता दिए वही पूरे चैप्टर का सारांश है। और ये पशुपालन कब आया है, तो हम कह सकते हैं सर ये पशुपालन आया मध्य पाषाण कालीन में। ये चीज़ हम लोग अभी देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के जो आजमगढ़ है, मध्य प्रदेश में आजमगढ़, ये गलत लिखा है, आजमगढ़ तो ये उत्तर प्रदेश में भी है, शायद ये होगा वहाँ पे। चलिए देखते हैं। आजमगढ़ और राजस्थान के बागौर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रमाण मिले हैं। तो याद रखना कहाँ कहाँ मिले हैं हमें, मध्य पाषाण कालीन में पहले तो याद रखना पशुपालन मिला है, पशुपालन होता था उस समय, और उनके जो साक्ष्य वो हमें कहाँ मिले, आजमगढ़ में मिले हैं और राजस्थान के बागौर जिले में मिले हैं, बागौर में और आजमगढ़ में, जिसका जो समय बताया गया है लगभग 5000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो 25 लाख से हम लोग पहुँच गए हैं, अब कहाँ पे 5000 ईसा पूर्व। अब आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के निवासियों को सबसे पहले अन्न उगाने का श्रेय कहा जाता है। याद रखना ये कृषि है भैया। कौन सा, नवपाषाण काल। तो पूछा जाए कृषि सबसे पहले उगाए जाने का श्रेय कब है, तो भैया नवपाषाण काल में। कृषि कार्य की प्रक्रिया में वे पत्थर और कुदाली और नुकीले पाषाण डंडों से जमीन तोड़ते थे। ये सिंपल सा है, पढ़ लेना। इस काल के लोग कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे। वे गाय, बैल, भेड़ तथा बकरी पालते थे। गाय, बैल, भेड़, बकरी, यहाँ पे देखो जिन जानवरों का नाम नहीं है वो आपका आंसर होगा। तो इसके साथ हमें कहाँ मिले हैं, तो मेहरगढ़ के नवपाषाणी लोग गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे, जबकि इलाहाबाद के पास चावल, जो कोल्डी हवा जो स्थान है ना, वहाँ पे हमें क्या मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखना उत्तर प्रदेश के भैया मेहरगढ़ और इलाहाबाद 2 चीज़ें हमें देखने को मिल गई। ठीक है। नवपाषाण कालीन अनेक स्थायी निवासियों को कृषि कार्य के कारण अनाज रखने तथा पकाने, खाने और पीने के लिए बर्तनों की आवश्यकता महसूस हुई। ये तो सिंपल सा है, तो ये तो हिस्ट्री लेवल से है, तो हम लोग उसको पढ़ के ही समझ जाएंगे। अतः कुंभकारी सर्वप्रथम इसी युग में परिलक्षित हुआ। सिंपल है। यहाँ आरंभ से ही हाथ से मृदभांड निर्मित होते थे। बाद में मिट्टी के अधिकांश बर्तन चाक पर बनने लगे। ठीक है। विश्व के संदर्भ में नवपाषाण युग, जिसे न्यूलिथिक एज बोलते हैं, उसका आरंभ 9000 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। लेकिन बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में एक प्राचीन भारतीय बस्ती, जिसे संप्रति पाकिस्तान कह सकते हैं, समय उस समय पाकिस्तान की हो गई, जिसका समय 7000 ईसा पूर्व बताया गया है। चलिए अब अब पढ़ते हैं क्या, ताम्रपाषाण काल, क्योंकि पाषाण काल के मेन 2 हो गए हैं। ठीक है। चलिए अब आते हैं इस तरफ। नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का प्रयोग आरंभ हो गया था। पत्थर के साथ साथ पहली धातु के रूप में तांबे का उपकरण का भी प्रयोग हुआ है। पत्थर के साथ साथ तांबे का, पत्थर के साथ साथ पहली धातु के रूप में तांबे का उपकरण हुआ। सबसे पहली कौन सी धातु थी, तांबा। भले आप लोग काफ़ी अच्छे तरह से इसको पढ़े हो, लेकिन क्या है कि आपका अगर जिसका पढ़ा हुआ है तो ये थोड़ी सी वीडियो लगा लो और आपको 1.50 पे लगा के आप इस वीडियो को पूरा देख लें। तो जो पॉइंट नए होंगे वो आप नोट कर लेना, और जो नहीं होंगे तो आपका रिवीजन तो हो ही रहा है, लेकिन वीडियो को पूरा देखा करें। अगला है ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। ये भी भैया इंपॉर्टेंट है कि चालकोलिथिक युग किसको कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण काल को। ठीक है, हमने इसलिए हाईलाइट किए हैं सारे पॉइंट, जिसको हाईलाइट नहीं किए हैं उसको बस पढ़ना ही है आपको। ताम्रपाषाण युग के लोग गाय, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस पालते थे। ठीक है ना, हिरण का शिकार करते थे।
ऊँट के अवशेष भी मिले हैं, किसमें, ताम्रपाषाण युग में। यह स्पष्ट नहीं होता है कि वे घोड़े से परिचित थे या नहीं, ठीक है। वे गेहूँ, चावल, बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग, मटर, रागी, मंडुआ, देखो मंडुआ वर्ड दिया गया यहाँ पे, अलसी तथा कपास उगाते थे। वे मछली पकड़ने के कांटे, बंसी का प्रयोग करते थे। तिथि क्रम की दृष्टि से भारत में ताम्रपाषाणकालीन बस्तियों की अनेक श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो कट गई क्या? हाँ, ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था? पशुपालन एवं कृषि था। ज़्यादा पालतू पशु को रखने वाले गोमत कहलाते थे, ये चीज़ याद रखना। देखो आज मैंने 3 वो बताए थे और चौथा पॉइंट ये निकल के आया कि जो पालतू पशु थे उन्हें क्या कहा जाता है? जो पालतू पशुओं को पालते थे ना, वो गोमत कहलाते थे। चारा गाय के लिए उत्यति या गव्य शब्द का प्रयोग हुआ है। ये दो इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, अभी हम जो पढ़ने वाले हैं यहाँ से इम्पोर्टेंट है। जो पालतू पशुओं को रखते थे उन्हें गोमत कहा जाता था, और चारा गाय के लिए उत्यति या गव्य शब्द का प्रयोग किया गया। दूरी को गव्युति, पुत्री को दुहिता, मतलब गाय दुहने वाली है ना, दुहिता, तथा युद्धों के लिए गविष्ठी का प्रयोग होता था। ये क्या है? वर्ड। अभी जब हम सीट लगाएंगे ना, उस सीट के सेट में आप लोग क्वेश्चन निकालना, तब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो उसमें बताना। पूछे जाते हैं कि पालतू पशुओं को जो लोग रखते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? गोमत, गव्य, दुहिता, इस तरह से वर्ड दिए जाएंगे, तो वहाँ पे आपको याद करने हैं, ठीक। इसलिए मैंने बिल्कुल पाषाण काल से ही हिस्ट्री को उठाया, और जिसमें सारी कृषि के सारे टॉपिक एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएं कि ये भी क्वेश्चन छूटे ना। राजा को जनता, ये यहाँ पे और रह गया, युद्धों से बलपूर्वक प्राप्त धन संपत्ति का आरंभिक स्रोत था। युद्धों से जो बलपूर्वक, जो लड़ाई के बाद जो जीत जाते थे युद्ध, उसमें जो धन लूट लेते थे संपत्ति, तो उनका एक आरंभिक स्रोत था। राजाओं को जनता स्वेच्छा से भाग एवं बलि देती थी, ठीक है। आवास घास फूस एवं काष्ठ निर्मित होते थे। ऋण लेने एवं देने की प्रथा प्रचलित थी। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है भैया, देखो पहले भी ब्याज वाला, जिसे कुसीद कहा जाता था। कुसीद किससे संबंधित है? ऋण लेने तथा देने की प्रथा से। बैलगाड़ी, रथ एवं नाव यातायात के प्रमुख साधन थे। कृषि, सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण, देखो ये चीज़ याद है ना भैया, देखो सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में कृषि की समस्त प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के प्रथम और 10वें मंडल में, ऋग्वेद के प्रथम और 10वें मंडल, ऋग्वेद के, ये पॉइंट को नोट करना कैसे, कि सबसे पहले पूछा जाए कि जो कृषि की प्रक्रिया है, किस प्रकार से कृषि की जाती है, उसका वर्णन हमें कहाँ से मिला है? तो शतपथ ब्राह्मण से मिला है। शतपथ ब्राह्मण क्या है? ये पहले उपनिषद और ये महाकाव्य के जो ग्रंथों के, उन्हीं का एक पार्ट है, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण से हमें कृषि की विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद से हमें क्या मिलता है? ऋग्वेद के 10वें और प्रथम और 10वें मंडलों से बुआई, जुताई, फसल की गहराई आदि का उल्लेख मिलता है। प्रथम और 10वें मंडल प्रवृत्ति, इसके बाद ये ऊपर निकल गई थी वीडियो, ठीक है, प्रवृत्ति माना जाता है, जिसमें अन्न, फल, सब्जियों का भी वर्णन मिलता है। कालांतर में कृषि में लोहे की औजार तथा हलों का प्रयोग होने लगा। गेहूँ, जौ, धान, सेम, मक्का, बाजरा आदि की खेती होने लगी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाले पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं कि देखो, ये गोमत, पहला है गोमत, दूसरा गव्य, तीसरा गवष्टि, चौथा गव्युति, दुहिता, और यहाँ पे कह सकते हैं कुसीद, ठीक है, इसको पढ़ लेना, कुसीद और शतपथ ब्राह्मण, और इसके बाद पहला और 10वें में, ठीक है। ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ कट गया क्या? चलिए छोड़ो। ऋग्वेद में केवल जौ नामक अनाज की चर्चा हुई है। ये कृषि से संबंधित, इसलिए मैंने इसको सभी को क्लियर करना चाहते हैं, सारे पॉइंट। चलिए देखते हैं फिर से कि ऋग्वेद में केवल जौ नामक अनाज की चर्चा हुई है, और जौ को यव कहा गया वहाँ पे, यव, ठीक है। तो यव की चर्चा किस वेद से मिलती है हमें? ऋग्वेद से। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का वर्णन है। देखो ये चीज़ याद आई
क्योंकि मैंने कहा ना पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि बस आप स्टार्ट लास्ट की जो करंट की हिस्ट्री होती है, सॉरी करंट की एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन हो वही पढ़ें, आप बिल्कुल पूरे टॉपिक पढ़ें। लास्ट में हम वो भी पढ़ाएंगे, तो 10 से 15 वीडियो तो लगेंगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम भी है, तो हम पूरी वीडियो को कवर भी कर सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ऋग्वेद के चौथे मंडल में, ठीक है। चौथे मंडल में हमें किस क्या मिला है? कृषि का वर्णन, और पहले और 10वें में क्या मिला? उनकी प्रक्रियाएं, जो किस तरह से किया जाता है। इसके बाद प्रवर्तिक वैदिक साहित्यों में ही अनाज जैसे गेहूं, गोधूम, ये वर्ड देखो गोधूम, ब्रीही वर्ड पूछा गया है, ब्रीही चावल पूछा गया है कि निम्न में से किस अनाज को ब्रीही कहा जाता था वैदिक साहित्यों में? तो चावल, गेहूं, जौ, इस तरह से वर्ड थे। तो यहाँ पे ब्रीही किसे कहा जाता था? चावल को, जबकि जौ को यव और गेहूं को गोधूम आदि की चर्चा की गई है। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने, अथर्ववेद में वर्षा, देखो इंपॉर्टेंट है ये कि बताइए कि वर्षा, कूप एवं नहर, ये सब के बारे में चर्चा किस वेद से मिली है? तो अथर्ववेद से। यजुर्वेद से हमें क्या मिला है? हल के बारे में बात, हल को लेकिन वहाँ पे क्या कहा जाता था उस ग्रंथ में? सीर के नाम से जाना गया है। फिर से समझ लो कि अथर्ववेद से हमें क्या मिला है? वर्षा और कूप एवं नहर के बारे में मिला है, हैं। और यहाँ पे हम लोग पीछे क्या पढ़े हैं? ऋग्वेद में हमें जौ के बारे में भी पता चला है, और ऋग्वेद के चौथे मंडल से हमें कृषि के बारे में पता चलता है। इन पॉइंट को जरूर आप नोट करेंगे, ठीक है। और यजुर्वेद से हमें क्या मिला है? यजुर्वेद से हमें हल के बारे में, जिसे शीर कहा गया, शीर भाषा से या शीर शब्द से उसमें उल्लेख है। उस काल में कृत्रिम सिंचाई के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। पशुपालन, पशुओं का चारण ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन था। गाय ही विनिमय का प्रमुख साधन थी। ऋग्वेद काल में भूमिदान या व्यक्तिगत भू स्वामित्व की अवधारणा विकसित नहीं हुई थी। करारोपण राजस्व क्या होता है? ये करारोपण राजस्व बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ये? राजा को नियमित कर देने या भू राजस्व देने की प्रथा नहीं थी, ठीक है ना। भू राजस्व देने की प्रथा नहीं थी। राजा को स्वेच्छा से बलि या भोग या नजराना दिया जाता, तो ये स्वेच्छा से दिया जाता, उस समय भू राजस्व प्रथा नहीं थी। पराजित कबीला भी विजयी राजा को नजराना या भेंट देता था। लूट में प्राप्त धन को राजा अपने साथियों के साथ बांट लिया करता था। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हैं, कम से कम 20 से 30 पॉइंट आज हमारे मिले, और यहाँ पे हमारा क्या होता है? टॉपिक फिनिश होता है। और आशा करते हैं ये वीडियो अगर पसंद आई है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाया करें, जिससे हमें पता तो चले कि ये वीडियो कितने लोग देख करते हैं, ठीक है। जय हिंद।